वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से 1947 तक के महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हैं, वो आज अपन लोग एक एक करके देखेंगे और इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे और इनके एमसीक्यू भी साथ में अपन लोग लगाएंगे। और यह टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो देखते हैं। तो देखें, ये रहा अपना पहला राष्ट्रीय आंदोलन। तो पहला राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है और ये महत्वपूर्ण भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब देखें इसका एमसीक्यू। तो देखें, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यह किसकी पहल पर की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही डी हो जाएगा। ए ओ हुरुम के मध्य से क्या की गई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला देखें यहाँ पर। तो ये रहा, अपन लोग डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर और 1885 में एलन ऑक्टेवियन हुम द्वारा किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 में किसके द्वारा किया गया था? तो एलन ऑक्टेवियन हुम द्वारा किया गया था। और अन्य इसके संस्थापक जो सदस्य थे, तो इसके संस्थापक या सदस्य जो भी इसके थे, तो दादा भाई नौरोजी और दिनशाह वाचा शामिल थे। तो इनमें ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें 2 सदस्य थे, वो कौन कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी और दिनशाह वाचा थे, शामिल थे इसमें। अब पहला सत्र जब शुरू हुआ तो 1885 में बोमेश चंद्र बनार्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में पहला आयोजन किया गया। तो पहला सत्र या पहला आयोजन कब किया गया? तो 1885 में बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कहाँ पर किया गया? तो बॉम्बे में आयोजन किया गया। फिर अगला देखें। तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला क्या बनी थी? तो अध्यक्ष बनी थी। तो ये आप लोग जितना इम्पोर्टेंट लगाना चाहते हैं उतना लगा लें, क्योंकि यह पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। फिर देखें यहाँ पर। तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला क्या बनी थी? तो ये भी अध्यक्ष बनी थी। तो जो भारतीय क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी। फिर देखें, ये रहा दूसरा कि दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका देखें कि बंगाल का विभाजन, जो बंगाल का विभाजन हुआ है, यह 1905 में हुआ था। फिर यहाँ पर देखें। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड काइजन के द्वारा किया गया था। फिर इसको डिटेल में देखते हैं। तो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड काइजन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया था। तो यह पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, या तत्कालिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था या घोषणा की गई थी? तो लॉर्ड काइजन के द्वारा की गई थी। यह कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को की गई थी। और इसे लागू कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया था। तो इसको 2 भागों में बांटा गया था कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया था। फिर देखें। तो 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल को
फिर से संगठित किया। तो फिर यह पूछा जाता है, और ये मोस्ट भी है, कि बंगाल को फिर दोबारा किसने संगठित किया। तो किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, इसे दोबारा गठित किया था। और कब किया था, तो 12 दिसंबर 1911 को किया था। फिर देखें अगला, तो यह रहा तीसरा, तो मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब इसका क्वेश्चन देखें, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर देखें इसे डिटेल में, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई थी और यह ढाका बांग्लादेश में हुई थी। फिर देखें इसे अगला, तो इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी। तो किस सम्मेलन में हुई थी, तो एक सम्मेलन में हुई थी, और किसने की थी, तो सलीम उल्लाह खान ने की थी। फिर इसे देखें अगला, तो इस लीग का संविधान 1907 में कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। तो यह बहुत बार पूछा गया है कि इस लीग का संविधान कहाँ पर बनाया गया था, तो कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। और कब, तो 1907 में बनाया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1908 में पंजाब अमृतसर में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो आगा खान ने की थी। तो यह पूछा जाता है कि पहले सत्र की इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो आगा खान ने की थी। फिर अगला अधिवेशन देखें, तो देखें कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। फिर इसका जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो किस अधिवेशन में हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो 1907 के सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई थी, एक गर्म दल और नरम दल में दो भागों में विभाजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता रास बिहारी घोष ने की थी। तो नरम दल की अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी घोष ने की थी। और गर्म दल के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने की थी। तो लाल बाल पाल तीनों लोगों ने की थी, जिन्होंने सामूहिक रूप से लाल बाल पाल तिगड़ी के रूप में जाना जाता है। तो इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है, तो लाल बाल तिगड़ी के रूप में जाना जाता है। फिर दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और नरमपंथी के नेता थे। तो नरमपंथी के नेता कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन और मालवीय नरमपंथी। फिर अगला राष्ट्रीय आंदोलन देखें, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, तो 1908 में खुदीराम बोस को क्या दिया गया था, तो फांसी दी गई थी। फिर इसका क्वेश्चन देखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था। तो किस जेल में फांसी के लिए भेजा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर में किस लिए भेजा था, तो मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को फांसी के लिए भेजा गया था। इसको थोड़ा डिटेल में देखें, तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था, जिससे मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की मौत हो गई थी।
तो किसकी मौत हो गई थी? तो डगलस किंग्सफोर्ड की मौत हो गई थी। फिर इस मामले को अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंट दंडनायक D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में भेज दिया गया था और 13 जुलाई 1908 को उन्होंने मौत की सज़ा सुनाई गई। तो कब ये पूछा जाता है कि खुदीराम बोस को मौत की सज़ा कब सुनाई गई? तो 13 जुलाई 1908 को खुदीराम बोस को मौत की सज़ा सुनाई गई थी और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये डेट आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना कि खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। तो 11 अगस्त 1908 को उनकी उम्र कितनी थी? तो 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो देखें अगला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। फिर इसका क्वेश्चन देखें जो कि बहुत ही मोस्ट है। तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी यह किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों के द्वारा की गई थी। तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा क्या की गई थी? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया पर की थी। तो कब की थी? तो 15 जुलाई 1913 में की थी। ये रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो गांधी जी का भारत में आगमन। तो गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। यहाँ पर देखें तो महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो जो महात्मा गांधी जी हैं यह दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। फिर यहाँ पर देखें थोड़ा डिटेल में तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस किसके रूप में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी कहाँ से लौटे थे? तो यह अफ्रीका से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उस समय उनकी उम्र 45 साल 3 महीने और 7 दिन थी। गांधी जी 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तो महात्मा गांधी जी कितनी उम्र में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे? तो 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। फिर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो होम रूल आंदोलन 1916 में क्या हुआ था? चालू हुआ था या शुरू हुआ था? फिर देखें इसका जो कि क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जो भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया था? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। फिर इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो भारत को स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था। तो जो होम रूल आंदोलन था यह किस लिए किया गया था? तो स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि होम रूल की स्थापना कब की थी? तो 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य भारत के लिए स्वशासन था।
तो भारत के लिए क्या था, स्वशासन था। और होम रूल शब्द को कहाँ से अपनाया गया था, तो आयरलैंड से अपनाया गया था। तो ये पूछा जाता है कि होम रूल शब्द को कहाँ से अपनाया गया था, तो आयरलैंड से अपनाया गया था। फिर देखें यहाँ पर, तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन, तो यह 1907 में प्रारंभ हुआ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, तो गांधी जी ने 1907 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो जो गांधी जी हैं उन्होंने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में किया था। फिर देखें इसका थोड़ा डिटेल में, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया गया था, तो चंपारण में किया गया था। इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था या हुई थी। चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये इसका मुख्य कारण क्या था कि अंग्रेज क्या करवाते थे कि जमीन के एक हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। इससे किसानों को काफ़ी रोष उत्पन्न होता था और यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कुल भूमि के थ्री 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर कर रहे थे, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था या कहा जाता है। फिर ये रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक महत्वपूर्ण अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। तो यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये अगला देखते हैं क्वेश्चन, तो यह 1918 में किया गया था। यहाँ पर देखें क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष में किया था। तो यह सफल हड़ताल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने कब किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में किया था। फिर यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद की सूरत मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। तो कब किया, तो 1918 में किया था। तो ये आप लोग याद कर लेना। और सूरत मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल किस लिए की थी, तो किसानों के लिए की थी। और सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि हड़ताल सफल रही, और हड़ताल सफल भी रही और मजदूरों को 35% वेतन में वृद्धि मिली। फिर देखते हैं अगला राष्ट्रीय आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ या स्थापना कब हुई, तो 1918 में हुई। फिर इसका क्वेश्चन देखें कि सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी थे। फिर यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखें, तो खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिला में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन की मुख्य मांग राजस्व वसूली में ढील देने की थी। तो किस में थी, तो इस आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, तो राजस्व वसूली में ढील देने की थी। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में क्या थे, तो असमर्थ थे। क्योंकि इन्होंने क्या क्या लगा दिए थे इन पर, तो फसल की विफलता हो गई थी और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो ये पूछा जाता है कि खेड़ा
खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किसने किया था? तो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने किया था। तो अगला देखें तो रोलेक्ट एक्ट, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रोलेक्ट एक्ट कब आया? तो 1919 में पारित किया गया था। फिर यहाँ पर देखें तो रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था कि सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में देखें तो रोलेक्ट एक्ट की 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे के जेल में डालने और सजा देने का अधिकार दिया गया था। तो कौन सा अधिकार दिया गया था? कि बिना मुकदमे के जेल में डालने और सजा देने का अधिकार दिया गया था। तो यह पूछा जाता है रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 6 फरवरी 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक एक्ट कहा था। इस अधिनियम को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह किसके कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था या अधिनियम को पारित किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में इसे पारित किया गया था। फिर अगला देखें तो यहाँ पर तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यह कब हुआ था? तो यह 1919 में हुआ था। फिर इसका क्वेश्चन देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो इसको तो सभी को इसका सही आंसर पता होगा। तो इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है और 13 अप्रैल 1919 में की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद कर लेना। और बैसाखी के दिन ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में निहत्थों भारतीयों पर गोलियां चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता सार्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी। तो वहाँ पर किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई थी? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी। फिर यहाँ पर देखें इस सत्याग्रह के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। तो किसे ठहराया गया था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। इस हत्या के बाद महात्मा गांधी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। फिर इस हत्या के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की सम्मान वापस कर दिया था। तो इन दोनों को आप लोग याद कर लेना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसकी उपाधि लौटाई थी या सम्मान लौटाया था? तो नाइटहुड का सम्मान लौटाया था। फिर आता है अगला अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खिलाफत आंदोलन। तो यह 1919 से 1922 तक चला। फिर यहाँ पर देखें तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो शौकत अली व मोहम्मद अली। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत मौलाना मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने की थी। इस आंदोलन का मकसद युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। इस आंदोलन के जरिए मुसलमान समुदाय के बीच एकीकरण की कोशिश की गई थी। तो किसकी किसके जरिए की गई थी? तो जरिए मुसलमान समुदाय के बीच एकीकरण के लिए कोशिश की गई थी। फिर यहाँ पर देखें
अगला कौन सा अपना है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। असहयोग आंदोलन, तो यह 1920 में प्रारंभ हुआ था। फिर देखें असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो यह असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। फिर इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया था। तो 1 अगस्त 1920 में इसे शुरू किया गया था और फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी जी थे। तो असहयोग आंदोलन हुआ, उसके नेता महात्मा गांधी जी थे। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में अपनाया गया था। तो यह 1920 में अपनाया गया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले C.R. दास को गिरफ्तार किया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया था, तो C.R. दास को गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैंसर ए हिंद पुरस्कार लौटा दिया था। तो जो असहयोग आंदोलन था, इसके पहले किसकी उपाधि को लौटाया था, तो कैंसर ए हिंद की उपाधि को लौटाया था। फिर अगला देखें आंदोलन, तो चौरी चौरा घटना, तो जो चौरी चौरा की घटना हुई 1922 में, तो इसे देखें तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो जो चौरी चौरा की घटना हुई तो यह 4 फरवरी 1922 में हुई थी। फिर इसे डिटेल में देखें तो चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। तो यह कहाँ पर पड़ता है, तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मर गए थे। फिर देखें अगला, तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। इसका क्वेश्चन देखें कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज्य पार्टी का गठन किया था और बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने। तो किसके नेता बने थे, तो बंगाल विधानसभा के नेता बने थे। स्वराज्य पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की थी। तो स्वराज्य पार्टी ने किसकी मांग की थी, तो संविधान बनाने की मांग की थी। और स्वराज्य पार्टी का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। तो यह पूछा जाता है कि स्वराज्य पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। और 1924 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। तो यह पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का मात्र एक कांग्रेस अधिवेशन कौन था, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा अपना, तो बेलगाम अधिवेशन था। फिर से अगला देखें तो साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई, तो 1928 में हुई थी। इसका क्वेश्चन देखें तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 फरवरी 1928 में यह साइमन कमीशन भारत आया था। फिर देखें इसको डिटेल में पढ़ें तो साइमन कमीशन को साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिवेशन 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। तो 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। और यह आयोग साल 1928 में भारत में आया था। तो यह आयोग कब आया था, तो 1928 में भारत में आया था। इस आयोग का गठन संवैधानिक सुविधाओं का अध्ययन करने के और भारत सरकार को सिफारिशें देने के लिए किया गया था। तो भारतों को
किस लिए किया गया था? तो भारत सरकार को सिफारिश देने के लिए किया गया था। फिर यहाँ पर और देखें तो इस आयोग को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के बाद लोकप्रिय रूप में साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यह एक श्वेत आयोग था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग में ब्रिटेन के 7 सांसद थे। तो यह पूछा जाता है कि एक श्वेत आयोग था क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। इस आयोग में ब्रिटेन के क्या थे? तो 7 सांसद थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारत को शामिल नहीं किया गया था। इस आयोग में मई 1930 में अपनी 2 वॉल्यूम रिपोर्ट प्रकाशित की। फिर आता है अपना अगला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दांडी मार्च। तो यह कब आता है? तो यह 1930 में इसकी स्थापना होती है। फिर इसको देखें तो गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो यह कहाँ से शुरू किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। फिर इसी डिटेल में देखें तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम में दांडी मार्च निकाला। महात्मा गांधी जी ने तो कहाँ तक निकाला था? तो यहाँ पर साबरमती आश्रम से दांडी तक निकाला था। मार्च महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। तो कहाँ पर तोड़ा था? तो महात्मा गांधी जी ने कब तोड़ा था? तो 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। तो यह पूछा जाता है कि जब गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। और दांडी मार्च कितनी मील चली थी? तो 240 मील या 390 किलोमीटर लंबी थी। इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। तो कितने भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी? तो 78 स्वयंसेवकों के साथ की थी। फिर देखें प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो यह 1930 से 1931 तक चला। फिर यहाँ पर देखें तो लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 को किया गया था। फिर यहाँ पर देखें इसको डिटेल में तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रोमेसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो किसने की थी? तो रोमेसे मैकडोनाल्ड ने की थी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड इरविन भारत के क्या थे? तो वायसराय थे। इस सम्मेलन में भारत से कुल 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था जिसमें 58 राजनीतिक नेता और 16 रियासतों के सदस्य शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। तो किसने इस सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। फिर आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। तो इसकी स्थापना 1931 में होती है। फिर यहाँ पर देखें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने प्रतिनिधित्व किया था या प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने किया था। फिर इसको डिटेल में देखें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसको आप लोग याद कर लेना कि प्रधानमंत्री
रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। फिर देखते हैं पूना पैक्ट, तो यह कब पारित किया गया था, आयोजित किया गया था, तो 1932 में यह आया था पूना पैक्ट। फिर इसका क्वेश्चन देखें तो पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो पूना पैक्ट में किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 24 दिसंबर 1932 को हुआ एक समझौता था। इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। यह समझौता पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षरित किया था। तो किसने हस्ताक्षरित किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। फिर अगला देखें तो यह रहा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यह 1932 में आया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन कब किया गया था, तो यह 17 नवंबर 1932 में किया गया था। फिर इसको डिटेल में देखें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में आया और 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था। लेबर पार्टी, गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। तो इसमें कौन कौन शामिल नहीं हुए थे, तो लेबर पार्टी, गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसमें शामिल नहीं हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, A.R. जयकर, N.M. जोशी और C.N. मुदलियार। तो इन सभी ने क्या लिया था, इसमें पार्टी में या तीनों गोलमेज पार्टी में भाग लिया था या सम्मेलन में भाग लिया था। फिर देखें भारत सरकार अधिनियम, तो यह 1935 में लागू किया गया था। यहाँ पर देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था, तो जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम गार्डन। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। थोड़े इसको डिटेल में देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया था और यह 1937 में लागू हुआ था। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो किसको अलग किया गया था 1935 में, तो बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषदों को समाप्त कर दिया गया था। तो किसको समाप्त कर दिया गया था, तो 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। फिर यहाँ पर देखें मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1940 में होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1940 में हुई। फिर इसका क्वेश्चन देखें तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था, तो किस अधिवेशन में रखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 लाहौर अधिवेशन में रखा था। अब इसको डिटेल में देखें तो मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में आयोजित अपने अधिवेशन में एक अलग मुस्लिम राज्य यानी पाकिस्तान की मांग की थी। यह इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के इस साधन के रूप में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी, तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई थी। फिर अगला देखें तो फिर कब आया, तो यह आया क्रिप्सन मिशन। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1942 में कब आया था, तो 1942 में आया था क्रिप्सन मिशन। फिर यहाँ पर देखें तो क्रिप्सन मिशन भारत में कब आया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1942 में आया था।
फिर इसको डिटेल में देखें तो क्रिप्सन मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। क्रिप्सन मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट पोस्ट डेटेड चेक यानी महात्मा गांधी ने मनाया था। किसने मनाया था? तो क्रिप्सन मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने मनाया था। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो कौन वार्ताकार थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। जब लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे तब क्रिप्सन मिशन ने भारत का दौरा किया। भारत में क्रिप्सन मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो जब भारत में क्रिप्सन मिशन आया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्सन मिशन की विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। फिर देखें भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? तो यह 1942 में आया था। यहाँ पर देखें भारत 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। फिर इसको डिटेल में देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टेक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया था। इस प्रस्ताव का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। इस सम्मेलन को अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा समाजवादी कांग्रेस नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो देखें भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी किस को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? तो गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी पूना में रखा गया था। तो देखें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 की सुबह महात्मा गांधी जी समेत कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को पुणे के जेल में रखा गया था, जबकि नेहरू, आज़ाद और दूसरे नेताओं को अहमदनगर किले में हिरासत में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किया गया था। तो कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को किया गया था। फिर देखें अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन जीरो ओवर शुरू किया था। फिर यहाँ पर देखें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह शिमला आंदोलन, तो यह 1945 में प्रारंभ किया गया था। फिर शिमला सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो जो शिमला आयोजन है यह कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह 1945 में किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो 24 जून 1945 में लागू किया गया था या प्रारंभ किया गया था। इसको डिटेल में देखें तो शिमला सम्मेलन भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। शिमला सम्मेलन में कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 में चला। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने शिमला सम्मेलन
शर्त रखी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। तो क्या कहा था मुस्लिम लोगों ने कि वह मुस्लिम सदस्यों का स्वयं चयन करेगी। तो इसीलिए यह आंदोलन क्या हुआ था, फेल हुआ था। पर देखें कैबिनेट मिशन, तो यह 1946 में आया था। फिर यहाँ पर देखें तो कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित की गई थी। तो किस वर्ष में स्थापित की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में स्थापित की गई थी। फिर यहाँ पर देखें तो कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए साल 1946 में आया था। इसका मकसद भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना था। इस मिशन की घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने की थी। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वायसराय बोर्ड के अध्यक्ष और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री भारत आए थे। फिर यहाँ पर देखें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो यह कब आया, तो यह 1947 में आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। फिर इसको देखें तो किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गए। तो किस अधिनियम के द्वारा किए गए, तो भारत स्वतंत्र अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें तो भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन था, जिसके साथ ही पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की थी और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तारीख भी घोषित की थी। तो तारीख कब घोषित की थी, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की थी और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तारीख घोषित कर दी थी। फिर 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा का आयोजन समीक्षा सिरिल रेडक्लिफ थे। तो किसने की थी, तो भारत और पाकिस्तान सीमा का अध्यक्षता तो सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। तो यह बहुत याद कर लेना आप लोग, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा की अध्यक्षता किसने की थी, या आयोग के अध्यक्ष थे तो सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। फिर यहाँ पर देखें तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखें 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। फिर यहाँ पर देखें भारत को आज़ाद कराने के लिए भारत राष्ट्रीय सेना INA यानी इंडिया का विचार मूल रूप से रास बिहारी बोस द्वारा कल्पना की गई थी और जो 1915 में जापान चले गए थे। तो रास बिहारी बोस कहाँ पर चले गए थे, जापान चले गए थे। फिर यहाँ पर देखें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। फिर यहाँ पर देखें थोड़ा डिटेल में, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को गणेश वासुदेव जोशी, H पिलंकर और महादेव गोविंद रानाडे पुणे ने की थी। तो किसने की थी, तो वासुदेव जोशी, H चिपलुकर और महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। तो यहाँ पर देखें तो लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। फिर इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो 1865 में दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। फिर इसका गठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1886 को दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस एसोसिएशन का मकसद सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना था। तो यह कब आया? तो 1 अक्टूबर 1886 को दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1866 में की गई थी। फिर यहाँ पर देखें, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक जी का है। फिर यहाँ पर देखें थोड़ा डिटेल में, तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। तो आप इसे जितना मोस्ट लगाना चाहते हैं लगा लें कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। वह चरमपंथी गुट से ताल्लुक रखते थे। तो यह पूछा जाता है कि जो तिलक जी हैं बाल गंगाधर तिलक जी, तो यह किस गुट से ताल्लुक रखते थे? तो चरमपंथी गुट से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने 2 पत्रिका प्रकाशित की थी, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में महरत्ता। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। फिर देखें, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो किसने बम फेंका था? तो ऑप्शन नंबर सी सरदार भगत सिंह ने फेंका था। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखें तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके और बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1919 दायर किया गया था। फिर उन्होंने केंद्रीय विधान सभा हॉल में आगंतुक गैलरी से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए थे। तो कहाँ से? तो विधानसभा के हॉल से कहाँ तक? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आप लोग किस सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फिर यहाँ पर देखें, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर कहना। और इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर जरूर कहना कि कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेताओं ने में पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर बताना। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का ऑन बटन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि ऐसा कंटेंट आप लोगों को ना तो कहीं यूट्यूब पर और ना ही किसी किताब में आप लोगों को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।